पुतिन के खास मेदवेदेव की जर्मनी को बहुत बड़ी धमकी। बर्लिन में परेड करेगी रूस की सेना, ये दिमित्री मेदवेदेव बोल रहे हैं। मेदवेदेव ने जर्मनी को दिलाई इतिहास की याद। जर्मन रक्षा मंत्री को मेदवेदेव ने करारा जवाब दिया है। बर्लिन में परेड करेगी रूस की सेना, ये बहुत बड़ी बात दिमित्री मेदवेदेव बोल गए। जर्मन रक्षा मंत्री ने रूस पर हमले की बात कही थी और इसका जवाब इस तरह से दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है। यानी कि आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि तमाम अब जो सीमाएं हैं उन्हें क्रॉस करता हुआ, उनको लांघता हुआ यह युद्ध जरूर नजर आएगा। क्योंकि अगर जर्मनी की तरफ से धमकी दी जाती है, जर्मनी के रक्षा मंत्री की तरफ से, तो दिमित्री मेदवेदेव ये बोलते हैं कि रूसी सेना बर्लिन में परेड करेगी। यानी जिस बात की आशंका थी, जिस बात का खौफ था, जिस बात का डर था, क्या वो होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 बहुत जल्द दुनिया इसका विध्वंस देखेगी। तो आप देखिए क्या बात कही गई है, यह आप समझिए। बिग वॉल ग्राफिक्स, बर्लिन में रूसी सेना की परेड। बोरिस पिस्टोरियस, ये कौन है? जर्मन डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने क्या बोला था? रूस की जमीन पर कीव का हमला सामान्य बात है, यह बोला था दिमित्री मेदवेदेव, जो डिप्टी चेयरमैन है रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के। उन्होंने क्या जवाब दिया? रूस पर हमले का मंसूबा पालने वाला जर्मनी ठीक से इसे सोच ले। अब देखिए कैसे बयान और उसका काउंटर, क्या कहा गया है? रूस की जमीन पर कीव का हमला समान, इस पर काउंटर कैसे हो रहा है? हमें जर्मनी के मिनिस्टर की सोच पर तरस आती है। यह बात दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कही गई है। और क्या कहा गया? लगता है कि उन्हें हमारी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो काफी तल्ख लहजे में दिमित्री मेदवेदेव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ऐसा है तो इतिहास को आप याद कर लें। जर्मनी को लेकर यह बात कही गई है, तैयार रहें, बर्लिन में आप हमारी परेड देख लेंगे। इस बयान में यह सबसे अहम है जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि आप हमारी सेना की परेड बर्लिन में देखेंगे। अब इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही। इसको समझते हैं कि आखिर यह बयान क्या सिर्फ स्टेटमेंट है या वाकई में कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होगा। मंजू सेठ जी हमारे साथ हैं जो पूर्व राजदूत हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर हैं, पीके घोष सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर पीके घोष एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मंजू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बयान और जर्मनी को इतिहास याद दिलाना और ये कह देना कि बर्लिन की सड़कों पर रूसी सेना परेड करेगी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह गया, लेकिन आगे अब कुछ भी हो सकता है? सीधा कन्फ्रंटेशन नेटो वर्सेस रूस का हो सकता है। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि नेटो अभी मुझे लग नहीं रहा है इन्वॉल्व होना चाहेगा इस वॉर में, क्योंकि अगर नेटो इन्वॉल्व होता है तो ये बिल्कुल बहुत लेकिन मैम बयानों में तल्खियां बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, वो पीछे से सपोर्ट जरूर करेंगे, जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेटो चीफ भी वहां पर पहुंच गए, तो ये इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा कि नेटो नहीं चाहेगा? नहीं, वो डायरेक्टली वॉर में फीट ऑन द ग्राउंड, जैसे कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, मुझे लगता नहीं देंगे, लेकिन फुल पीछे से सपोर्ट करेंगे। दे विल कंटिन्यू सपोर्टिंग, बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो मतलब जैसे अफगानिस्तान में हुआ था वैसा नहीं होगा। नहीं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। आप क्या समझते हैं पीके घोष साहब? देखिए, ये प्रॉक्सी वॉर तो चलता रहेगा और नेटो पूरा सहायता कर रहा है यूक्रेन का। लेकिन ये याद रखिए कि उनके जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम यूक्रेन को नेटो के अंदर बुलाएंगे, ये एकदम गलत है। क्योंकि एक दिन बाद ही हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम यूक्रेन को अंदर नहीं लेंगे, और फिर तुर्की और कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को अंदर नहीं लेना चाहते क्योंकि वो सीधा भिड़ना नहीं चाहते रूस के साथ। एक बार यूक्रेन नेटो का अंग बन गया तो आप देखिए कि वो फिर एक डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा जो नेटो नहीं चाहता। इसलिए वो पीछे पीछे से सहायता करेगा यूक्रेन का, लेकिन आमने सामने रशिया का नहीं आएगा। तो शामिल नहीं करेगा मतलब? जी नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। ये कहते रहेंगे कि आप हम करेंगे लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन करेंगे नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में नहीं करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, इसी से जुड़ी हुई। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी। ब्रिटेन को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस का सदैव दुश्मन है ब्रिटेन, ये मेदवेदेव ने कहा। रूसी जज पर ब्रिटेन के प्रतिबंध से
भड़के हैं मेदवेदेव। अब देखिए मेदवेदेव जो है वो पूरी सुरक्षा काउंसिल को देख रहे हैं रशिया की, और बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है पुतिन के मेदवेदेव, और वो ब्रिटेन को पूरी तरह से धमका रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिटेन को ख़त्म कर देंगे। अब ये जो धमकी है, ये जो वार्निंग है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझेंगे, इसके मायने क्या है, क्यों ये जो गतिरोध है, ये जो तनातनी है, ये जो लगातार वर्सेस वाली लड़ाई है रूस वर्सेस ब्रिटेन, वो क्यों और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। और रूस ने एक लाइन बड़ी खींच दी कि हम आपसे नफरत करते हैं, और धमकी भी दे दी। दिमित्री मेदवेदेव क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताएं। ब्रिटेन जैसे कीचड़ को रसातल में भेज देंगे, ऐसा कहा है। और रूसी हथियारों के आगे ब्रिटेन कहां टिकेगा, हम आपको बता रहे हैं। चुटकियों में ब्रिटेन का घमंड तोड़ सकता है रूस, ये धमकाया है मेदवेदेव ने। ब्रिटेन हमेशा से रूस का दुश्मन रहा है। रूस जब चाहे ब्रिटेन को समंदर में मिला सकता है। रूसी जज पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन ने अच्छा नहीं किया। पुतिन विरोधी कारा मुर्जा को जज ने सुनाई थी 25 साल कैद की सजा, और ब्रिटेन कहता रहा है कि पुतिन से बड़ा वॉर क्रिमिनल नहीं है कोई। सजा सुनाने वाले जज पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया, जज की संपत्ति सीज करने और ब्रिटेन की यात्रा पर बैन लगाया। इसीलिए रेपरकेशंस ये है कि ब्रिटेन को धमकी दी जा रही है। मेजर जनरल सोई साहब, आप इस धमकी को कैसे देखते हैं? ये सिर्फ कोरी घीदड़ बक्की है जिसे कहा जाता है कि हाँ बस हम आपको धमका देंगे, आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कि जैसे मेदवेदेव का थोड़ी देर पहले अभी आपने बयान देखा, जर्मनी को उन्होंने धमकी दी, अभी ब्रिटेन को धमकी दे रहे हैं, तो ये काफ़ी एक तो प्रोपेगेंडा है, नंबर 2 कई बार हो सकता है अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी सेटिस्फाई करने के लिए हो, क्योंकि अगर उनके जज के ऊपर प्रतिबंध लगा है तब उन्होंने एक हाईएस्ट लेवल पर मेदवेदेव अगर ये कह रहा है कि हम ब्रिटेन को बर्बाद कर सकते हैं, अगर जर्मनी ने बोला कि यूक्रेन अटैक कर सकता है, सामान्य बात है, तो उन्होंने कहा हम जर्मनी की रोड पर परेड करेंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन एक तरह से प्रोपेगेंडा वॉर है। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई सर, भले ही बयान है लेकिन बयानों में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही है, और ये तल्खियां आने वाले वक्त में कोई भी बड़ा रूप ले सकती है, इस बात का ही पूरा अंदेशा है। नहीं, बिल्कुल तल्खियां तो बढ़ती जा रही, क्योंकि रशिया परेशान है कि नेटो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट उनकी बढ़ती जा रही है, जो वेपन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। टैंक्स की पहले नहीं दे रहे थे, टैंक देने शुरू कर दिए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहे, चाहे पुराने दे रहे हैं लेकिन देने शुरू कर दिए हैं, यानी कि वो वॉर को सस्टेन करते जा रहे हैं, वॉर को प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं। रशिया का इरिटेशन या परेशान होना लाजमी है, और यही कारण है कि जो तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, नेटो के देशों का टेंशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि नेटो देशों के साथ रशिया डायरेक्टली, ठीक है, यानी दुनिया अगर ये उम्मीद कर रही थी कि कुछ नेगोशिएशन टेबल पर आएगा, उससे ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि तल्खियां बढ़ती नजर आ रही है, एक दूसरे को मिटा देने की बात अब ये हो रही है। तो 30 अप्रैल से पहले बेलारूस पर हो सकता है बड़ा हमला, बेलारूस पर यूक्रेन कर सकता है एक बड़ा हमला। यूक्रेन ने फ्रांस से मांगा है बेलारूस का डिजिटल मैप। डिजिटल मैप के जरिए बेलारूस पर हमला करेगा यूक्रेन। जी हाँ, तो सवाल यह है कि क्या 30 अप्रैल से पहले बेलारूस पर अटैक होगा, बड़ा अटैक होगा यूक्रेन के द्वारा, इसे समझते हैं। यूक्रेन ने फ्रांस से मांगा है बेलारूस का डिजिटल मैप, और डिजिटल मैप के जरिए यूक्रेन हमले का प्लान बनाएगा कि कैसे बेलारूस को खत्म करना है। एयरक्राफ्ट और ड्रोन से हमले की प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन। मैप को DTED कहते हैं, और इसी के जरिए वो बेलारूस को तबाह करना चाहता है। डिजिटल मैप की वजह से यूक्रेन बड़ा हमला करना चाहता है। अगर ये मैप मिल गया तो रूस का साथ देने की वजह से बेलारूस से ज़ेलेंस्की काफी नाराज हैं। 30 अप्रैल से पहले यह कहा जा रहा है कि बेलारूस पर कोई बड़ा हमला होगा यूक्रेन की तरफ से। सोई सर, ये बेलारूस से ज़ेलेंस्की की नाराजगी समझ में आती है, लेकिन ये डिजिटल मैप मिलने के बाद क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे सीधे बेलारूस पर हमला? नहीं पृथ्वी, ऐसा है कि नाराजगी जाहिर है, क्योंकि बेलारूस एक ऐसा देश है जो रशिया के साथ खड़ा हुआ है, जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, वहां से उसको भी थ्रेट बिल्डअप हो रहा है।
इसीलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हमला करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल लेकिन है। ये प्लानिंग आत्मघाती नहीं साबित हो जाएगी यूक्रेन के लिए? नहीं, प्लानिंग तो करना जरूरी है, प्लानिंग आत्मघाती नहीं होगी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं हो जाएगी। नहीं, हमला करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अलग है, उसमें बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक हर जो देश है अगर किसी भी हालात में अलग अलग कंटिजेंसीज के लिए तैयारी रखता है, प्लानिंग करता है। देखिए पांडे सर, बेलारूस को टच करने का मतलब है, जी जी, बेलारूस को टच करने का मतलब है कि रूस उसके बाद पुतिन क्या करेंगे ये किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। नहीं, फ्रांस अब बताएगा यूक्रेन को कि बेलारूस पर अटैक कैसे करना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही कि पोस्चरिंग कहाँ से हो रही है, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। अगर डिजिटल मैप आपने ले लिए, डिजिटल मैप की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल एयर स्ट्राइक के लिए, और आप अगर ग्राउंड से अटैक करेंगे, एयर से करेंगे, पहले आप ये तय कर लीजिए। दूसरा, जो ही अगर बेलारूस पर अटैक होता है बदकिस्मती से, तो पोलैंड जरूर बीच में आएगा और फिर नाटो कंट्रीज में एंटर हो सकते हैं। अगर जो रैमस्टीन में मीटिंग हुई है, अगर ये तय हुआ है कि नाटो को एंट्री करना है, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है लेकिन हो सकता है अगर तय किया हो, तो उस केस में नाटो को लाने के लिए बेलारूस पर अटैक और फिर पोलैंड का उसमें एंटर होना और तब नाटो कंट्री। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन फ्रांस क्या जवाब देगा सपोर्ट या नहीं देगा, ये बड़ा सवाल है। फ्रांस ने डिजिटल मैप देने से इनकार कर दिया, यूक्रेन को डिजिटल मैप नहीं देंगे, ये एमिनल मैक्रो की तरफ से कहा गया है, फ्रांस की तरफ से साफ कर दिया गया है। दरअसल बेलारूस पर हमला करना चाहता है यूक्रेन और इसी के लिए मांगा गया था, यूक्रेन की तरफ से फ्रांस से मांगा गया था कि आप डिजिटल मैप दीजिए बेलारूस का, क्योंकि बेलारूस पर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन, लेकिन फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया है, वो डिजिटल मैप नहीं देगा। तो देखिए फ्रांस ने कहा है कि नो, ज़ेलेंस्की को इससे बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की डिजिटल मैप की मांग को फ्रांस ने सीधे सीधे ठुकरा दिया है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर डिजिटल मैप नहीं मिलेगा, हम यूक्रेन की धरती की रक्षा के लिए हमेशा से तैयार हैं, यूक्रेन से बाहर की कार्रवाई के लिए हम आपके साथ नहीं हैं, यह क्लियर कर दिया फ्रांस ने। यूक्रेन को सहयोग करते रहेंगे लेकिन बेलारूस के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन ने दूसरे सहयोगी देशों से भी यह मैप मांगा होगा, सभी के इनकार करने के बाद अब फ्रांस से मांगा गया है, लेकिन फ्रांस ने साफ साफ इनकार कर दिया है। सोई सर देखिए, अभी ब्रेक से पहले हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि डिजिटल मैप की मांग हुई है, लेकिन फ्रांस का यह कहना कि हम युद्ध में साथ हैं लेकिन बेलारूस के मसले पर नहीं, डर है क्या? नहीं, ऐसा है कि बेलारूस को छेड़ा तो उसके बाद फिर अंजाम पूरा होगा। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे फ्रांस का जो स्टैंड है थोड़ा सा डावाडोल लग रहा है। हाँ। खास तौर से नेटो में अगर थोड़े थोड़े में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। मैक्रो कह रहे हैं कि बातचीत से सुलझा लीजिए मसले को। और मैक्रो का चाइना में विजिट या उसका और इंटरनल जो प्रॉब्लम चल रही है आज की तारीख में फ्रांस में, वो उसको सुलझाने में असंभव लग रहा है, तो वो नहीं चाह रहे कि किसी और नए पचड़े में पड़े। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने इस प्रकार से कि खास तौर से जब वो बेलारूस पर हमले की बात कर रहे हैं तो उसी वजह से हो सकता है उन्होंने मना कर दिया हो। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि रूसी सेना का यूक्रेन पर एक और बड़ा अटैक। कल कई जगहों पर रूसी सेना ने हमले किए, रशियन मिसाइल आर्म बाइक से हमला किया गया, तो ये बड़ा अटैक हुआ है। रूसी सेना को लगातार रूसी सेना खदेड़ रही है यूक्रेनी सेना को, और ये अटैक इसी की बानगी है। मंजू सेठ मैम, एक सवाल मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि जो फ्रांस का रुख डामाडोल है, जैसा कि सोई सर कह रहे थे, क्या ये फ्रांस जो कि लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है चाइना के साथ, चाइना में विजिट भी किया, ये पैतरेबाजी नहीं है? आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड आ रहा है सामने फ्रांस का? मैं डबल स्टैंडर्ड की बात से फुल्ली सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वो अपनी जो बात कर रहे हैं, आपने अगर उनका जब वो चाइना गए थे उन्होंने कहा हमें अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए और यूरोप को अपना फॉलो करना चाहिए वेरियस इश्यूज़ पे, और हमें हर एक चीज़ में यूएस के साथ के पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रैटेजी, यूरोप की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कुछ उनका वो इंडिपेंडेंट अपना माइंडसेट दिखाना चाह रहे हैं कि यूरोप इंडिपेंडेंट थोड़ा सा होना चाहिए। फ्रांस ने नो कर दिया है, ये जो यूक्रेन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस पर मैं कह रही हूँ, क्या वो सपोर्ट भी करता रहेगा, फिर नो भी कर रहा है? इसलिए एक कमेंट इस बात पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो, जैसे मैंने कहा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, और जनरल साहब ने भी कहा कि उसमें वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, वो दे विल नॉट, उसको उकसाएंगे नहीं, बिल्कुल उकसाएंगे नहीं, और अपना अलग। आपको भी लगता है उकसाएंगे नहीं? ये चलता रहेगा कि आप बोल भी रहे हैं, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं,
हम आपकी बैकबोन भी हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उतरेंगे भी नहीं? जी नहीं, वो नहीं उतरना चाहते। और जहां तक डिजिटल मैप्स का सवाल है, वो जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा, वो एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर देश सैटेलाइट इमेजरी मांगते हैं, डिजिटल मैप्स तो एक प्रिसाइज उसके लिए मांगते हैं, वो सैटेलाइट इमेजरी मांगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यूक्रेन बेलारूस को नहीं अटैक करेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि रूस ने कहा था वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेलारूस में डालेंगे। और यही नहीं, उनके जो कई सेना की टुकड़ियां हैं वो अभी तक बेलारूस में मौजूद हैं, और उनके स्पेशल फोर्सेस भी बेलारूस में मौजूद हैं। तो ये ऐसे अटैक करना यानी कि भड़काना और एक्सपैंड करना जिसे कहते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करना। हथियार देते रहेंगे, लेकिन अगर आप कहिएगा कि सीधे युद्ध में उतर जाओ तो उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ये फ्रांस का अपना रुख है। यूक्रेन को अब्राम्स टैंक चलाने की ट्रेनिंग देगा अमेरिका। यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग अगले महीने से यानी कि मई से शुरू हो जाएगी। जर्मनी में अब्राम्स टैंक को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूएस में तो जर्मनी में भी ट्रेनिंग चल रही है, अभी यूएस भी ट्रेनिंग देगा। और ये देखिए, नेटो चीफ की तरफ से कहा गया कि हथियार हमने आपको दे दिए, सप्लाई चेन में हमने आपकी बढ़ा दी है, अब लड़ाई आपको लड़नी है, फौज आपकी है, फौज हम नहीं देंगे, ये साफ कर दिया गया है। तो जल्द जंग के मैदान में अब्राम्स की एंट्री होने वाली है। अब्राम्स की एंट्री जो होने वाली है इस मैदान में, जंग के मैदान में, उससे क्या होगा? यूक्रेनी जवानों को मिलेगी अब्राम्स टैंक की ट्रेनिंग, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के वो सीधे इसको लेकर के जंग के मैदान में नहीं उतर सकते। जर्मनी के ग्रेफेनवोहर शहर में अमेरिकी जवान इनको ट्रेंड करेंगे। करीब 250 यूक्रेनी जवानों को 10 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 मई से अब्राम्स टैंक की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब्राम्स के M1A1 मॉडल की ट्रेनिंग लेंगे यूक्रेनी जवान। अभी अमेरिका यूक्रेन को 31 अब्राम्स M1A1 टैंक दे रहा है, सिर्फ 31। पहले अमेरिका ने M1A2 मॉडल देने की बात कही थी, लेकिन डिलीवरी से पहले अमेरिका ने M1A2 देने से मना कर दिया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, यूरोपियन यूनियन में 16,000 यूक्रेनी जवान ट्रेंड हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों में मिली सभी जवानों को ट्रेनिंग। पिछले साल अक्टूबर से ये ट्रेनिंग चल रही है और अब एक मुकाम तक पहुंची है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के देशों में ये ट्रेनिंग लगातार मिल रही है। यूक्रेन को मजबूत किया जा रहा है। 16,000 जवानों को ट्रेंड किया जा रहा है। और पांडे सर, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले हमने देखा कि पैराशूट पर भी ट्रेनिंग दे रहे थे, लैंडिंग कैसे होनी चाहिए, और अब यूक्रेनी सैनिकों को, ये यूक्रेन को मजबूत कर रहा है। देखिए, एयरबोर्न असॉल्ट की जो प्रैक्टिस की जा रही है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं कही जाएगी एज फार एज वॉर प्रैक्टिस आर गोइंग कंसर्न। महत्वपूर्ण ये है कि ये टैंक आप दे रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग होगी, भी सब काफ़ी लंबा समय लगेगा। यानी कि इस साल वो सारे ट्रेनिंग जो हैं जो सीख के आएंगे वो किसी काम के नहीं रहेंगे, और वो बल्कि उनके पास उतने लोग कम, 250 लोग कम हो जाएंगे सेना में। खैर, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टैंक आने के बाद क्या हम उनको केवल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनकी मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं, उनके गोला बारूद कैसे आएगा, उनके स्पेयर्स कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में बिल्कुल शून्यता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम कह तो रहे हैं पोस्टिंग हो रही है, ग्राउंड पर क्या रियलिटी है उसके बीच में बहुत गैप है, और जब ये गैप रहेगा तो निश्चित रूप से रशिया जो है वो अग्रेसिव रहेगा और वो हमेशा जो अपर हैंड। बड़ी बात आपने कही कि कथनी और करनी में फर्क है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। सोही साहब, पांडे साहब, आपका भी, घोष सर आपका भी, और मंजू मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।